नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, एके इन्फो सिस्टम के प्रमोटर बिजनेसमैन अमित काटियाल को प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले गिरफ्तार कर लिया है। काटियाल लालू यादव के परिवार के कथित सहयोगी है। काटियाल और एके इन्फो सिस्टम जमीन घोटाले में ईडी और सीबीआई के जांच के दायरे में है। सीबीआई ने घोटाले में पूर्व मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ईडी ने आरोप लगाया था कि अपराध की कुल आय 600 करोड़ रुपए है। एके इन्फो सिस्टम का दफ्तर लालू यादव परिवार के एनएफसी स्थिति आवास से चल रहा है। ईडी ने मार्च में एक बयान में कहा था कि संपत्ति को कागज पर मेसर्स एबी एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स के इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय के रूप में घोषित किया गया है, लेकिन इसका उपयोग विशेष रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा आवास के परिसर के रूप में किया जा रहा है। सांसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोपों में घिरी तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा की एथिक्स कमेटी पर निशाना साधा। महुआ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कार्टून पोस्ट किया है। इस कार्टून पर लिखा है कि जब तक आप दूसरी तरफ ना हो, नैतिकता बनाए रखे। कार्टून में एथिक्स कमेटी और महुआ को आमने सामने बैठे हुए दर्शाया गया है। दोनों के बीच सवाल जवाब को दिखाया गया है। महुआ की बगल वाली कुर्सी के सामने रूलिंग पार्टी के लिए रखा है। कुर्सी पर भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल बना हुआ है। टीएमसी सांसद महुआ के इस पोस्ट को एथिक्स कमेटी पर सीधे हमले के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शनिवार दोपहर 3:36 पर उत्तरी दिल्ली में ये झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.6 आंकी गई है। मॉडल टाउन, नरेला, अलीपुर समेत आसपास के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप आने के बाद दिवाली की तैयारियों में जुटे लोगों ने दहशत का माहौल हो गया है और सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की जानकारी नहीं है। बता दें कि इससे पहले 6 नवंबर को भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई थी। भूकंप का केंद्र भी नेपाल ही था। दिल्ली के अलावा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भी महसूस किए गए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि अब तेलंगाना सहित पूरे भारत में जन केंद्रित शासन के युग की शुरुआत करने का समय आ गया है। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस सरकार तेलंगाना के लोगों की जरूरतों को पूरा करने में असक्षम है। राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर तेलंगाना में 2020 में आत्महत्या करने वाले एक किसान परिवार के घर की अपनी हालिया यात्रा का एक वीडियो भी साझा किया है। वीडियो के साथ अपने पोस्ट में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने तेलंगाना में अपनी पार्टी की गारंटियों पर जोर देते हुए कहा कि राज्य के लोगों की न्यूनतम जरूरतें पूरी करने के लिए इन्हें डिजाइन किया गया है। मृतक किसान के परिवार से अपनी मुलाकात का वीडियो साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण आवाज पंक्ति में अंतिम व्यक्ति की होती है। कुमारी चंदरिया की भी ऐसी एक आवाज थी। बीआरएस सरकार ने उन्हें मजबूर किया है। वह तेलंगाना के एक छोटे किसान थे जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और कर्ज के बोझ तले दबे उन्होंने अपने प्यारे परिवार को पीछे छोड़कर आत्महत्या कर ली है। अगर उन्हें सही समय पर सरकारी सहायता दी गई होती तो वह अब भी जीवित होते और अपने प्रियजनों के बीच होते। बीआरएस सरकार तेलंगाना के लोगों की जरूरत को पूरा करने में असमर्थ है। बिहार में जाति आधारित गणना से जुड़ी रिपोर्ट सार्वजनिक की जा चुकी है। आर्थिक स्थिति तक बताई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने इसका पूरा समर्थन किया है। समर्थन के बाद बीजेपी के नेता भी कहते रहे, लेकिन आंकड़ों को लेकर आरोप लगा रहे कि वह सही नहीं है। वहीं दूसरी ओर इस रिपोर्ट को सदन में पेश करने के बाद आरक्षण से जुड़ा बिल भी पास हो गया है। 50 से बढ़ाकर इसे 65% कर दिया गया है। 10% ईडब्ल्यूएसी को जोड़ दिया जाए तो यह 75% हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि लागू हो जाता है तो किसे राजनीतिक लाभ मिलेगा? आरक्षण की पिच पर कौन चौका छक्का मारेगा? इसको लेकर एबीपी न्यूज ने राजनीतिक जानकार की राय ली है। दरअसल आरक्षण का मुद्दा आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत मायने रखने वाला है। इस मुद्दे के तहत कोई मुंह के बल गिर सकता है तो किसी की बल्ले बल्ले हो सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण कुमार पांडे ने कहा कि निश्चित तौर पर आरक्षण बढ़ाए जाने का फायदा नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को होगा, क्योंकि ये दोनों पिछड़े की राजनीति करते आए हैं। अभी जो जाति गणना हुई है, इसके बाद जो आरक्षण बढ़ाए गए हैं उसमें पिछड़ों को विशेष फायदा हो रहा है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की सिर्फ बात करें तो इतना आसान भी नहीं है।
पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को उन्होंने बीजेपी का संकल्प पत्र बताया है और कहा कि सभी को दीपावली की बधाई देता हूं। पिछले दिनों पीएम मोदी ने देश के 15 करोड़ परिवारों के 80 करोड़ लाभार्थियों की मुफ्त अन्न योजना के 5 साल के लिए आगे बढ़ाने का ऐलान किया था। मध्य प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक और घोषणा किया है। उन्होंने भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को ज्यादा फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले से ही गेहूं, चावल और दाल तो दी जा रही है, लेकिन अब इसके साथ मस्टर्ड ऑयल और शुगर भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को यह फायदा देने के लिए बीजेपी की तरफ से फैसला किया गया है। इस दौरान उन्होंने 450 रुपये में घरेलू सिलेंडर देने का भी वादा किया है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य में सरकार चलाने के तरीके को लेकर सीएम पिनराई विजयन की सख्त लहजे में आलोचना की है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि नागरिकता अधिनियम 2019 के खिलाफ विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित किया गया था। यह राज्य का विषय नहीं है। इस बारे में केरल विधानसभा में एक प्रस्ताव कैसे पारित किया जा सकता है? गलत नीतियों के कारण उन लोगों की पेंशन भी रोकी जा रही जिन्होंने जीवन भर काम किया है, जबकि जो लोग राजनीतिक पेंशन भोगी थे उनकी पेंशन हमेशा समय पर दी जाती थी। आरिफ खान ने कहा कि मंत्रियों के घरों 10-10 लाख में स्विमिंग पूल बनाए जा रही है, फिजूल खर्ची है। जब उनसे राज्यपाल और राज्य के बीच विवाद के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा उनकी जानकारी के अनुसार केरल के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट हर किसी के लिए पवित्र गाय की तरह है। वे जो भी कहेंगे उसका पालन किया जाएगा, क्योंकि हम सभी अदालत के आदेशों के फैसले पर निर्णय से बंधे हुए हैं। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की चर्चा के बीच उत्तराखंड सरकार ने इसे लागू करने की तैयारी कर ली है। उत्तराखंड सरकार दिवाली के बाद विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर यूसीसी विधेयक को पारित कर सकती है। विधेयक पारित होने के बाद कानून बन जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित कर रखी है। यह समिति जल्द ही राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंप देगी। समिति अध्यक्ष देसाई ने पहले ही कहा था कि समान नागरिक संहिता का पूरा मसौदा तैयार हो चुका है। विशेषज्ञ समिति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंपेगी। रंजना देसाई समिति ने 2 साल में 5 दर्जन से अधिक बैठकें की है। 2.5 लाख लोगों ने लिखित सुझाव भेजे हैं। उप समितियों ने सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया है, प्रचलित प्रथाओं को समझा है और दुनिया के कई देशों में लागू कानून का अध्ययन भी किया है। समिति ने लैंगिक और दैहिक भेदभाव खत्म करने और संपत्ति में समान हक देने की सिफारिश की है। इसके साथ ही लड़कियों की शादी के लिए 18 के बजाय 21 वर्ष की उम्र करने का भी सिफारिश शामिल है। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 में अब केवल 6 दिन बाकी है। सभी दलों ने चुनाव प्रचार के अंतिम सप्ताह में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में एमपी कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने निवाड़ी में एक चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने शिवराज सिंह को अच्छा एक्टर बताते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद उनके लिए आगे का रास्ता मुंबई में खुला हुआ है। वहाँ जाकर वह अपने एक्टिंग के साथ मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। कमलनाथ ने शिवराज सिंह से नसीहत देते हुए कहा कि अभी चुनाव में 5 दिन बाकी है, चिंता मत कीजिए, आपको प्यार से विदा करेंगे। इसके साथ ही कमलनाथ ने मन से निवाड़ी जिला प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है और कहा कि चुनाव में 6 दिन बाकी है, जो करना है कर लीजिए, इसके बाद आपको 5 साल काटने पड़ेंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब कमलनाथ ने स्थानीय प्रशासन को धमकी दी है। जनवरी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निवाड़ी के जिला अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें 8 महीने में जवाबदेह ठहराया जाएगा। इसके बाद कमलनाथ ने पुलिस पर ज्यादती करने और उनके द्वारा झूठे मामले दर्ज कराए जाने का आरोप लगाया था। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।